नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। संसद कोई कार्रवाई नहीं हुई। संसद शुरू हुआ है 11 बजे, 5 मिनट में बंद हो गई, स्थगित कर दी गई। फिर 12 बजे संसद शुरू हुई, फिर थोड़ी देर में बंद हो गई। फिर 2 बजे शुरू हुई, फिर संसद ठप हो गया। लगातार संसद स्थगित की जाती रही और इसकी वजह रही कि सत्ता पक्ष जो पेपर लीक से जुड़ा हुआ लोक परीक्षा संशोधन बिल है, उस पर चर्चा कराना चाह रहा था और विपक्ष चाह रहा था कि मोदी शाह छात्रों से माफी मांगे और जो छात्रों के साथ मारपीट हुई, जो उन पर गोली चलाई गई, पायलट गन चलाए गए, लाठियां मारी गई, उस पर बहस हो कि किसने इजाजत दी। शांतिपूर्ण तरीके से जो छात्र आंदोलन चल रहे थे, जो उसको क्यों हिंसक बनाया गया। और उसके बाद जो है संसद में जो चल रहा है और उसके बाद जो संसद के बाहर जो चल रहा है, संसद के बाहर आज धर्मेंद्र प्रधान जो है वो आए, संसद में पहुंचे और बाहर ही उनको जो है बीजेपी के सांसदों ने घेर लिया, धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए और ऐसा लगा कि धर्मेंद्र प्रधान किसी युद्ध से जीत करके लौट रहे हैं। आपको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और कहा गया कि बीजेपी की बड़ी किरकिरी हुई, दबाव में इस्तीफा दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, क्यों इस्तीफा दिया? हालांकि उन्होंने अपने त्याग पत्र में लिखा है, उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। उन्होंने कुछ गलत किया, उनसे कुछ गलत हुआ, वो जो पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक करने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, उसको लेकर के कहीं भी धर्मेंद्र प्रधान शर्मिंदा दिखाई नहीं पड़े। और केवल धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों, नरेंद्र मोदी से लेकर के आम सांसद तक शर्मिंदा नहीं है। उनको लग रहा है कि ठीक है, आप लोगों ने जिद की, पूरा देश सड़क पर आ गया, इसलिए हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी नजरों में गलत है। अब देखिए कई विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस दोनों अलग अलग धूर्त दांव चलने के लिए मशहूर है। कब कौन सा दांव चले, नैतिकता अनैतिकता को किनारे करके, उनके लिए कोई कुछ नैतिकता नहीं है, कुछ अनैतिक नहीं है, कुछ नैतिक नहीं है। उनके लिए बस एक चीज, जीत, किसी भी तरह अपने लक्ष्य तक पहुंचना। गांधी कहा करते थे कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आपके साधन जो है वो पवित्र हो, शुद्ध हो। आरएसएस का कहना है कि चाहे कुछ भी हो, कैसे भी पचो, ये इनके इन प्रकार मारो, लूट लो, गाली दो, धूर्तता करो, ठग लो, बेईमानी करो, कैसे भी करो, सत्ता तक पहुंच जाओ, शिखर तक पहुंच जाओ, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ। ये आरएसएस का जो है स्वघोषित या कहिए कि जग घोषित एजेंडा है और नरेंद्र मोदी सरकार इस एजेंडे पे पूरी तरह से जो है चलती नजर आती है। संसद उनके लिए बहस की जगह नहीं है। बहस के नाम पर जो है वो अपनी बातें रखवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो हम चाह रहे हैं, जैसे हम चाह रहे हैं, आप आओ इसमें शामिल हो जाओ। कल जो है बिल पेश किया गया संविधान में संशोधन के लिए, और खास करके जो बिल संशोधन था वो परीक्षा संबंधी जो संशोधन था उसके, कि जो परीक्षा को लेकर के, जो पेपर लीक को लेकर के जो गड़बड़ियां हो रही है, इतना कड़ा कानून बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि बहुत कड़े कानून हम बनाने जा रहे हैं, तो कड़ा कानून बनाने के लिए संशोधन पेश किया। अब याद कीजिए 2024 में भी इन्होंने कानून बनाया था, उस कानून 2 साल नहीं हुए हैं और ये नया कानून उन्होंने बनाने के लिए बिल पेश किया और ये चाह रहे थे कि इस बिल पर बहस हो। मतलब बिल पर बहस क्या करेंगे, बिल को कहेंगे हाँ बढ़िया है, कड़ा कानून जरूरी है, बना दो।
लेकिन विपक्ष जो है इनके दाव में नहीं फंसा और विपक्ष ने कहा कि पहले इस पर बात करें कि छात्रों के साथ मारपीट क्यों की गई, उन पर गोली क्यों चलाई गई, पैलेट गन क्यों चलाया गया। और दूसरी तरफ देखिए बिहार में जो है, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, ऐसा लग रहा है बहुत जल्दबाजी में है। उनको लग रहा है कि 2029 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो आरएसएस उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है, इसलिए सारे नेताओं से आगे चलना चाहते हैं। और सारे नेताओं में सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के जो नेता है, मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, उनको क्रॉस कर जाना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री पद की जो कुर्सी है वो उत्तर प्रदेश होकर के आती है। तो सम्राट चौधरी ने बिहार में छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए जो किया, उससे शर्मिंदा हो जा रहे हैं वो लोग जो इमरजेंसी के समय अब्दुल गफूर का विरोध कर रहे थे। अब्दुल गफूर भी इतने जो है संगदिल नहीं थे, इतने संवेदनहीन नहीं थे। छात्रों पे इस तरह से उन्होंने लाठीचार्ज नहीं करवाया था, इस तरह गोली नहीं चलवाई थी, और उनके खिलाफ उतना आक्रोश नहीं था जितना आक्रोश आज सम्राट चौधरी के खिलाफ बिहार में है। बिहार में आपको पता ही है कि जो आंदोलन हुआ उसमें बड़ी चर्चा हुई और छात्रों ने जो है खूब जोश के साथ आंदोलन में हिस्सा लिया। पुलिस लाठीचार्ज भी अपने देह पर झेली छात्रों ने। पूर्णिया साइड तो गोली चलाई गई, हालांकि कहा जा रहा है कि गोली चलाने वाले जो सिपाही है, जो बॉडीगार्ड है, उसको सस्पेंड कर दिया गया। उस गोलीकांड में 3 छात्र घायल हुए। अब कई लोग कह सकते हैं कि वो छात्र नहीं थे, गुंडे थे, वो कहाँ पढ़ रहे थे, लेकिन आंदोलन किसका था? शिक्षा के लिए आंदोलन था। और शिक्षा के लिए आंदोलन जो था उसमें क्या केवल छात्र शामिल होते हैं? उनके पेरेंट्स, उनके भाई बंधु क्या उसमें शामिल नहीं होंगे? और कई लोग जो तमाशबीन थे, पुलिस ने उनको भी पकड़ लिया दौड़ा करके। और कहा जा रहा है कि 500 से ज्यादा युवकों को, लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और पूरे प्रदेश में इसको लेकर के गुस्सा है। हालांकि विपक्ष को जिस तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए थी वहां बिहार में, विपक्ष वो लड़ाई नहीं लड़ पा रहा। हालांकि तेजस्वी ने ये भी कहा है कि अगर सरकार जल्दी उन लोगों को रिहा नहीं करती, केस नहीं हटाती, तो बिहार में बड़ा आंदोलन होगा। मेरे कांग्रेस के जो साथी हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि दिक्कत हमारे साथ ये है कि इंडिया गठबंधन में एका नहीं है, मिलकर बैठते नहीं। तेजस्वी यादव अलग राग अलाप रहे हैं, कांग्रेस के लोग कुछ और बोलेंगे, वाम दल कुछ और बोलेंगे, और ये बीजेपी इस बात को समझ रही है। लेकिन ये जो आंदोलन था वो किसी पार्टी द्वारा आयोजित आंदोलन नहीं था, इसमें आम लड़के, आम लोग शामिल हुए। और अब कहा जा रहा है कि हॉस्टलों में घुस घुस करके पुलिस अरेस्ट कर रही है, फोटो की पहचान करके, वीडियोस को देख करके। और कोशिश ये है कि छात्र जो है इतने डर जाए कि आने वाले समय में किसी आंदोलन में शामिल नहीं हो। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सीजीपी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने, जिसके कहने पर यह आंदोलन शुरू हुआ पूरे देश में, सोनम वांगचुक के आमरण अनशन को उठा करके जो अस्पताल उनको पहुंचाया गया, उसके बाद पूरा देश जो है सड़कों पर उतर आया। और कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा था कि जो समझौता हुआ है, समझौते में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके अलावा जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं या जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन बिहार की सरकार ने उस समझौते को नहीं माना है। हालांकि मैं दिल्ली में भी देख रहा हूं कि जंतर मंतर हो या और दूसरे इलाके हों, अभी बीजेपी के गुंडे या कहिए हिंदू रक्षा दल या क्या क्या हिंदुओं के नाम पे जो संगठन है, आरएसएस के आनुषंगिक संगठन है, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। और जहां कोई प्रोटेस्टर, क्योंकि अभी भी लोग वहां हैं, कुछ लोग देखने जा रहे हैं, कुछ लोग किसी और वजह से जा रहे हैं, उनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं, ग्रुप में ये लोग हैं। और सोशल मीडिया भी देखिए तो ऐसे लोगों की अभी भी भरमार है जो गालियां दे रहे हैं प्रोटेस्टर्स को।
लड़कियों ने जिस तरीके से प्रतिवाद किया आंदोलन के दौरान, उसको लेकर के लोग कह रहे हैं कहाँ संस्कार है, कैसे माँ बाप ने इनको बड़ा किया, अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं पता करते। जिस तरह से सत्यम पंडित जो है उन लड़कों को गालियां दे रहा था, उसको माँ बाप ने कौन सा संस्कार दिया था? क्या संस्कार का काम केवल लड़कियों तक सीमित है? क्या संस्कार सिर्फ लड़कियों में होना चाहिए? लड़कियां अगर गाली गलौज कर रही हैं तो बड़ी नागवार गुजर रही है, खास करके उनको जो संघी टाइप लोग हैं, संस्कृति संस्कार, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति में संवाद सबसे जरूरी पक्ष है। संवाद को सबसे ज्यादा, शास्त्रार्थ को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। लेकिन ये आरएसएस ने, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने, या बाकी जो इनके बीजेपी की सरकार है, उनको संवाद से परहेज है, दुश्मनी है, संवाद नहीं चाहते। जो सम्राट चौधरी अपने पुलिस को आगे करके अरेस्ट करवा रहे हैं छात्रों को, सम्राट चौधरी को चाहिए था कि छात्रों को संबोधित करते, गांधी मैदान जाते और कहते कि ये उदंडता मत दिखाइए, आप शांति से प्रोटेस्ट कीजिए, हमने भी प्रोटेस्ट किया है, आप भी करिए। लेकिन सम्राट चौधरी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा क्यों कर पाएंगे जब उनके बड़े बड़े नेता, बुद्धिमान नेता, जो बौद्धिक नेता माने जाते रहे, वो जब सतही लेवल पर उतर आए, मार पिटाई के स्तर पर उतर आए, गाली गलौज पर उतर आए, तो सम्राट चौधरी की पढ़ाई को लेकर के, सम्राट चौधरी की विरासत को लेकर के तमाम बातें की जा रही हैं, वो तो आप जानते ही हैं। हालांकि एक हमारे साथी बता रहे थे कि ये सारा तमाशा चल रहा है बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि ज्यादातर छात्र जो है, उसमें से बहुत छात्र हो सकता है लोकल होंगे जिनका वोटर लिस्ट में नाम होगा, उनको डराया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है ताकि लोग डर जाए और वोट जो है बीजेपी को दे। अब देखिए बांकीपुर चुनाव में क्या होगा ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन लोगों में गुस्सा है। और बांकीपुर चुनाव जो है वो अभी तक तो दो ध्रुवीय ही है। रेखा गुप्ता आरजेडी से, जो बनिया समाज से आती है, और बीजेपी से कायस्थ समाज से आते हैं सज्जन। तीसरा ध्रुव जो है वो पीके है। लेकिन बताया जा रहा है कि पीके के साथ दिक्कत यह है कि अगर पिछली बार 7,500 वोट लाया था उनके उम्मीदवार ने, तो इस बार 17,000 वोट ले आएंगे, लेकिन जीतने वाली स्थिति में पीके नहीं है। मुख्य मुकाबला जो है वो आरजेडी और, या कहिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रेखा गुप्ता और बीजेपी उम्मीदवार के बीच है। और बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अगर बीजेपी ये सीट हार जाती है तो ये संदेश जाएगा कि बीजेपी के खिलाफ जनमानस है, इसलिए ये न के प्रकार भय दिखा करके, डरा करके बीजेपी चाहती है कि वो सीट जीत ले। और जो सम्राट चौधरी है उस पर बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह ये सीट जिताई जाए, क्योंकि सम्राट चौधरी के खिलाफ जो है वो केवल विपक्षी दल नहीं है, बल्कि बीजेपी के भीतर भी जो सवर्ण लॉबी है, वो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं। वो चाहती है वो लॉबी की सम्राट चौधरी को हटाया जाए। और बहुत संभव है कि अगर बांकीपुर चुनाव में कुछ सही परिणाम नहीं आए तो सम्राट चौधरी पे संकट आ जाए। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने इसलिए लाया है कि उसको लग रहा है कि कोरी वोट जो है, पिछड़े वोट जो है, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक था, उस पर हम काबिज हो जाएंगे। कई विशेषज्ञ बताते हैं कि बीजेपी का जो जातीय समीकरण है वो बैकवर्ड क्लास को, अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को सत्ता में लाके खड़ा कर देती है, ताकि बाकी काम जो है वो आराम से कर सके। लेकिन क्या सम्राट चौधरी की इतनी लोकप्रियता है कि पिछड़े वोट जैसे नीतीश कुमार अपने साथ इकट्ठा रख सके, सम्राट चौधरी रख पाएंगे? लोगों को इस पर संदेह है। और ये जो तमाशा चल रहा है, जो छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको लेकर के बिहार के लोग गुस्से में हैं। हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस पर एक बयान देने के अलावा कुछ नहीं किया कि नागरिकों का अधिकार है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन करें, और पुलिस ने जो लाठियां चलाई है, जो बर्बरता दिखाई है, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दूसरे ही क्षण कहा है कि पुलिस पर हमला भी जो है चिंता पैदा करने वाला है।
और अब इस पर बहस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। आज आज भी इस पर बातचीत होगी। कई याचिकाओं पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, लेकिन मूल ये है कि जो संवैधानिक अधिकार है नागरिकों का, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, शांतिपूर्ण तरीके से, सरकार उस अधिकार को कुचलना चाहती है, वो चाहे भारत सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट। अभी देखिए, लोग जो है जमा हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी जवाहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए, और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बाकायदा अपने सांसदों को, अपने विधायकों का आह्वान किया है कि जवाहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए खड़ा हुआ जाए। और आम जनमानस भी, चूंकि जवाहर यूनिवर्सिटी जो है वो कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ खाली मुसलमानों को पढ़ाया जाता है, बल्कि वहाँ हर समाज तबके के लोग पढ़ाई करते हैं। और उतनी भव्य बिल्डिंग, 40 बिल्डिंग है, जिसको इलीगल क्या कर तोड़ने की बात की जा रही है। तो ये जो आंदोलन हुआ उसमें धर्मेंद्र प्रधान भले ही इस्तीफा उनका इस्तीफा हुआ, लेकिन मोदी सरकार पे अभी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है, और मोदी सरकार को लग रहा है कि हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के आंदोलन खत्म करा दिया, ये हमारी बड़ी जीत है। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरह का आंदोलन शुरू किया है, वो दोबारा वो आंदोलन शुरू होगा, ऐसी संभावना उसको दिखाई नहीं दे रही। और उसको लगता है कि विपक्ष के नेता, चूंकि हम तोड़ फोड़ करना जानते हैं, हम ईडी सीबीआई लगाना जानते हैं, इसलिए विपक्ष के नेता इकट्ठा नहीं आएंगे और हमारे खिलाफ कोई मजबूत आंदोलन नहीं बनेगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? जो प्रदर्शन में जो लोगों का उत्साह या कहिए लोगों का गुस्सा दिखा, उसमें साफ साफ था कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से परे हट करके अपने देश को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए, बेहतर समाज बनाने के लिए वो सड़कों पर उतरे। लड़कियां जिस तरह से शामिल हुई इस आंदोलन में, वो बदलते भारत की कहानी कहती है। लड़कियों को आम तौर पे संघ तो हमेशा कहता है कि लड़कियों की जिंदगी जो है वो घरों में है, वो बच्चा संभाले, परिवार संभाले। कई लोग कहते हैं दोहरी जिंदगी जी रही लड़कियां, लेकिन लड़कियां जो है वो अपना हिस्सा चाहती हैं। लड़कियां लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए खड़े हुई हैं, और वो लड़कियां पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, बड़े घरों की लड़कियां हैं, मिडिल क्लास की लड़कियां हैं, गरीब घरों की भी लड़कियां हैं। उन तमाम लड़कियां पुलिस से सवाल कर रही है, वो तमाम लड़कियां सरकार से सवाल कर रही है, तमाम लड़कियां मोदी से सवाल कर रही है, डर नहीं रही। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये लड़कियां जो सामने प्रकट हुई हैं, लड़कियों की जो छवि है, आमतौर पर लड़कियां अपने दुपट्टा संभालने में व्यस्त रहती हैं, लेकिन इन लड़कियों ने जो प्रदर्शन किया उसमें देह की चिंता उसे कम है, उसे आजादी की चिंता ज्यादा है, अपने लोकतंत्र की चिंता ज्यादा है। और ये नए भारत की तस्वीर है, और ये उम्मीद जगाती है कि समाज बदलने वाला है। आरएसएस जिस तरह का समाज बनाना चाहता है, भारत या यहाँ के लोग, यहाँ की लड़कियां, यहाँ का समाज उस ढर्रे पर चलना नहीं चाहता है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।